और चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात महाबली हनुमान जी की। जी हाँ, उसके सबसे छोटे भक्त से आपको हम मिलवाते हैं। देखिए, इंदौर की एक नन्ही बिटिया ने सबसे कम उम्र में हनुमान चालीसा पढ़ने का विश्व कीर्तिमान बना दिया है। जहां जिस उम्र में बच्चे बोलना सीख ही रहे होते हैं, तब आखिर इस नन्ही सी बच्ची ने कैसे ये कामयाबी हासिल की, देखिए पूरी कहानी। हनुमान चालीसा की चौपाइयां गा रही नन्ही सी ये गुड़िया जादू की पुड़िया तो नहीं, लेकिन महज 3 साल 3 महीने और 25 दिन की उम्र में इसने जो कमाल किया है, उसको लेकर इसकी चर्चा अब देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। इंदौर की रहने वाली व्यांशी नाम की इस बच्ची ने 3 साल 3 महीने और 25 दिन की छोटी सी उम्र में हनुमान चालीसा पढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। इस बच्ची को पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ है। दरअसल व्यांशी के माता पिता इसे संस्कृत के श्लोक पढ़ना सिखाना चाहते थे, ताकि ये सही उच्चारण सीख सके और भाषा सीखने में आगे सुविधा हो, लेकिन ये संभव नहीं हुआ, तो इन लोगों ने हनुमान चालीसा से ही शुरुआत कर दी। तो जब गाड़ी में जाते हैं तो पहले हनुमान चालीसा बजती है, घर में सुबह इसके पापा पूजा करते हैं, तो वो देख देख के और सुन सुन के इसने अपने आप ही सीख ली। और एक दिन जब हमने इसको सुनते हुए सुना कि इसको पूरी आती है, तब ये विचार आया बड़े भैया को कि अपन रिकॉर्ड का तो देखें कि छोटी बच्ची है ये, ऐसा और भी कोई है क्या। इसके बाद जब व्यांशी ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डाल ली, तो परिजनों को ऐसा लगा कि इसमें ये रिकॉर्ड भी कायम कर सकती है। हनुमान जी का आशीर्वाद ज्यादा रहा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। क्योंकि इतनी छोटी बच्ची को हनुमान चालीसा याद होना, वो भी क्योंकि इतनी छोटी बच्ची पढ़ नहीं पाती है। व्यांशी ने 2.5 साल की उम्र से हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास शुरू किया था और 9 महीने के अंदर इसने इतनी महारत हासिल कर ली कि अब इसका रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। व्यांशी और उसकी माता पिता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधा इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले तो आपसे मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि एक रिकॉर्ड आपकी बेटी ने कायम किया है। ये बताइए कितनी मेहनत आपने की और वक्त कितना लगा, कैसे, और आप दोनों में से किसने ज्यादा सिखाया है? नहीं, देखिए, थैंक यू सो मच बधाई के लिए। मेहनत तो थोड़ी करी है, बाकी तो हनुमान जी का आशीर्वाद ही बोलेंगे इसे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि हम इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाना चाहते हैं या कुछ। हम इसे सिर्फ ये चाहते थे कि जो शिक्षा हमारे माता पिता ने हमें दी है वो हम इसे दें, ताकि इसे भी हमारे धर्म के बारे में जानकारी हो। तो हमने स्टार्ट हनुमान चालीसा से किया और रोज रात को इसकी मम्मी इसे हनुमान चालीसा की इसकी जो हमने बुक ली थी वो इसे लेके बैठती थी और रोज पाठ कराती थी। और दिन में जब मैं मॉर्निंग में पूजा करती तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि ये मेरे साथ पूजा करे बैठ के। तो हम जब हनुमान जी की पूजा करते थे तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ इसके साथ करता था। तो धीरे 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 तकरीबन 2.5 साल की उम्र से इसने सीखना चालू किया और 3 साल तक इसे ऑलमोस्ट पूरी हनुमान चालीसा आ गई। यानी बेसिकली आप लोग बोलते थे और ये सुनती थी। आप लोगों ने अलग से, ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे को आप बैठा के नहीं सिखा सकते। ये हमें जरा बताइए, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अब बना लिया आपके बच्चे ने, अब गुड न्यूज टुडे के दर्शक खास करके इसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ वो करती है। व्यांशी को बोलिए अगर सुना सके। करते हैं जी व्यांशी, आप आंटी को सुना दो प्लीज। चलो स्टार्ट। थोड़ा लाउड। हाँ चलो बोलो, स्टार्ट जल्दी फटाफट। बच्चों के भी मूड पे डिपेंड होता है। अगर आज उनका मूड होगा तो सुनाएंगी।
अभी लग रहा है कुछ खास मूड नहीं है सुनाने का, इसलिए धीरे धीरे बोल रही है। जी, व्यांशी की मम्मी से पूछना चाहूंगी। व्यांशी की मम्मी, आप ये बताइए कि घर में और भी कुछ ऐसा होता है कि हनुमान चालीसा बैकग्राउंड में चलती रहती है, बच्चे के दिमाग में होती है तो बच्चे की जुबान पे आ जाती है। सुबह और शाम की पूजा तो होती ही है, लेकिन और किसी वक्त जब हनुमान चालीसा आप प्ले करते हो या बैठकर सिखाते हो? नहीं, ऐसे कोई ओकेशन अलग से या दिन में ऐसे कोई टाइम नहीं है जहां हम इसको लेके अलग से सुनाते हैं। बस हमने रात का रूटीन जरूर रखा था कि हम उसको रोज वो बुक दिखा दिखा के बोलते थे, और मॉर्निंग का रूटीन था, क्योंकि बच्चे के साथ अगर अपन ज्यादा किसी चीज के लिए पुश करें तो फिर वो उसके एंटी हो जाएंगे और वो शायद उसको अपने मेमोरी में ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने रखा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य तो उसको सिखाना था। ये तो बाद में होते होते वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात अभी कही जब मैंने सवाल किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई मंशा नहीं थी, सिर्फ अपने धर्म संस्कृति से उसको रूबरू कराना, यही आपका एक लक्ष्य था। अब ये बहुत अच्छी बात है, चलिए एक रिकॉर्ड हालांकि बन गया है। इसके बाद आप क्या कुछ सोच रहे हैं व्यांशी के लिए, आगे आप क्या चाह रहे हैं? अभी एक्चुअली मतलब टचवुड ये सिंगिंग क्लास जाती है, तो वहां पर इसकी जो मैम है वो और बच्चों को श्री रामचंद्र कृपालु भजमन सिखा रही थी। तो इसने वहां पर वो बैठे बैठे इसने अभी 4-5 लाइन सीख ली है। तो सिंगिंग का हमारा बहुत मन है कि ये आगे चल के क्लासिकल सिंगिंग सीखे। तो देखिए, हो सकता है मतलब ऐसा नहीं कि आध्यात्म की ओर ही बढ़े, मतलब हर चीज को वो जाने समझे, हमारी संस्कृति परंपरा उसके साथ। जी। तो क्या कोई गायत्री मंत्र भी आप लोग अलग से इसे सिखाते हैं, या फिर और भी जो हमारे यहाँ मंत्र अलग अलग है, क्या वो भी आप सुनाते हैं, सिखाते हैं? हाँ, जितने मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हुआ, और जैसे नवरात्रि के टाइम पे अगर आरती भी चल रही है तो उसको थोड़े थोड़े उस समय 2-4 दिन में एटलीस्ट वो 4-5 लाइन याद हो जाती है। अब आरती तो रोज होती नहीं है, तो वो 9 दिन की जो रहती है वो 2-3 लाइन उस समय बोल देती है। तो ये स्वाभाविक तौर पर उसे खुद याद हो जाता है, या फिर आप लोग थोड़ी कोशिश भी करते हैं उसके साथ? नहीं, हमने अलग से कुछ भी नहीं किया, बस ठीक है हनुमान चालीसा में एफर्ट्स जरूर डाले थे। और जैसे आप गायत्री मंत्र का बोल रहे हो या गुरु मंत्र का बोल रहे हो, वो 2-3 बार उसको सिखाया तो उसने फट से पकड़ लिया। इससे साफ पता चलता है कि आपके बच्चे का आईक्यू कितना शार्प है, और बहुत हाई आईक्यू वाला बच्चा है आपका। लेकिन ये बताइए कि क्या जब इन्होंने सीख लिया और आपको पता चल गया कि इनको हनुमान चालीसा जो है बहुत अच्छे से याद हो गई है, तो क्या आप इनको इस तरह से पता चला कि आप इनको अक्सर गाते सुनते थे या उच्चारण करते सुनते थे? आपको कब महसूस हुआ कि अब तो इसे पूरी हनुमान चालीसा जो है वो याद हो गई, और कितनी देर में ये गा लेती है? नॉर्मली वैसे जब मूड पे रहती है तो 3 मिनट 25 सेकंड के आसपास तक ये कर लेती है। बट कभी कभी जैसे अभी देख रहे हैं उसका मूड नहीं है तो वो नाटक कर रही है। बट करीबन मैं बताऊं आपको, जनवरी में हम जब हनुमान चालीसा मैं इसको सुबेरे लेके बैठा था और पाठ कर रहा था, तो जनवरी में इसने ऑलमोस्ट पूरी हनुमान चालीसा मेरे साथ पाठ किया था। तब मुझे ऐसा लगा कि इसको ऑलमोस्ट पूरी कंठस्थ हो चुकी है। कहीं कहीं उच्चारण कहीं गलत थे, जिनको हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, सुधारना पड़ा, ताकि अगर याद हो तो वो उच्चारण सही होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी शिक्षा आपने अपनी बच्ची को दी है, और उम्मीद करते हैं कि जो सपने आपने उनके लिए संजोए हैं वो पूरे होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अब बात हिंदुस्तान की धमक की। दुनिया आज भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। भारत में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और इसी कड़ी में भारत की सरजमी पर एक बार फिर से दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में करने का फैसला किया है, और दिल्ली में मिस वर्ल्ड संगठन की चेयरपर्सन जूलिया माले ने इसका ऐलान भी किया।
ये तस्वीरें दुनिया भर में भारत के बढ़ते कद की सबसे ताज़ा मिसालें हैं। 27 साल बाद भारत में एक बार फिर से खूबसूरती का मेला लगने जा रहा है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। माना जा रहा है करीब 1 महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड इस साल नवंबर-दिसंबर के महीने में होगा। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और सीईओ जूलिया मॉर्ले का मानना है कि भारत प्राकृतिक सांस्कृतिक खूबसूरती और विविधता से भरा देश है। आयोजन के दौरान 130 देशों की ब्यूटी क्वींस को दुनिया के सबसे खूबसूरत देश को जानने समझने का भी मौका मिलेगा। साथ ही जूलिया मॉर्ले ने भरोसा जताया है कि भारत में होने वाला 71वां मिस वर्ल्ड अब तक का सबसे शानदार आयोजन होगा। आप जानती हैं कि मैं भारत से प्यार करती हूँ। इस प्रतियोगिता के लिए ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, जहाँ तमाम देशों के प्रतियोगी आएंगे और यहाँ की विविधता, यहाँ के व्यंजनों को एंजॉय करेंगे। खास तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के लिए भी ये एक बड़ा मौका है। इसके पहले भारत ने 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए भारत के नाम की आधिकारिक घोषणा के मौके पर मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना बिलावस्का भी मौजूद रहीं। मूल रूप से पोलैंड की रहने वाली मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का भी भारत में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साहित हैं। कैरोलिना दूसरी बार भारत के दौरे पर आई हैं। उनका मानना है कि वो जब भी भारत आती हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाती हैं। मैं दूसरी बार इंडिया आई हूँ और हर बार मैं यहाँ कुछ नया सीखती हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार भारत आई तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत वाइब्रेंट, कलरफुल और विविधतापूर्ण देश है। मैंने यहाँ से ये सीखा कि विविधता के बावजूद भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ देश है। दरअसल आपके मानवीय मूल्य सभी जगह एक हैं, क्योंकि आप परिवारवाद, न्याय, संवेदना और सम्मान के लिए एक बिंदु पर खड़े हैं, और यही इस बार दुनिया आपसे सीखेगी। जाहिर है खूबसूरती का ये मेला भारत की चमक में 4 चांद लगाएगा। बेशक भारत आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। ये ताज़ा तस्वीर विश्व पटल पर भारत की बढ़ती धाक की तस्दीक करती है। अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। भारत पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये 3 तस्वीरें दुनिया में भारत की धमक की तस्दीक देती हैं। भारत ने G20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर चुका है, जिनमें सबसे खास G20 ही है। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, और इसके साथ ही इसी साल भारत में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का भी आयोजन होना है, जिसमें 130 देशों की ब्यूटी क्वींस भारत आएंगी और हिंदुस्तान की सरजमीं पे खूबसूरती का मेला लगेगा। यही नहीं, भारत में इसी साल क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान भी सजने जा रहा है और भारत वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 सबसे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भारत में ही होने जा रहा है, और ये बड़े आयोजन दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख को दर्शाते हैं। हिंदुस्तान सज रहा है, निखर रहा है। देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है। एलएसी के पास बीआरओ सड़कों का जाल बिछाने में लगा है। अरुणाचल प्रदेश में भी बीआरओ 2 टनल बना रहा है, ताकि सेना के साथ साथ पर्यटन को भी मजबूती मिल सके। नेचीफू और सेला टनल का काम अभी फिलहाल अंतिम चरण में है, और इस टनल के बन जाने से सीमावर्ती इलाकों में पहुंच और आसान हो जाएगी और सेना के मूवमेंट में भी तेजी आएगी। पहाड़ी की ऊंची चोटी से पत्थरों पर चोट करती ये जलधार, चारों तरफ पसरी हरियाली के बीच ये गगनचुंबी पर्वतमाला। ये तस्वीरें भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसे अरुणाचल प्रदेश के तवांग की हैं। प्रकृति का ये अलंकार पर्यटकों की पहुंच से फिलहाल दूर है, लेकिन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकेगा, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर से सटे तवांग में 2 टनल तेजी से तैयार किए जा रहे हैं, जो तवांग को सीधे असम से जोड़ने का काम करेंगे।
सबसे पहले बात नेचीफू टनल की। करीब 500 मीटर लंबी नेचीफू टनल की नींव अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी। उत्तर प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में बनाई जा रही ये सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर है। ये असम के बलिपारा चारद्वार को तवांग से जोड़ेगी। डी शेप में बनी ये सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है, जिसमें 2 वे ट्रैफिक की आवाजाही हो सकेगी। इससे ट्रेवल टाइम की भी बचत होगी। बीटीसी जो रोड है, जो फॉरवर्ड एरियाज, इंडो चाइना बॉर्डर में जो तवांग है, फॉरवर्ड एरियाज है, उनको कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, सड़क है, उस पर बनाई गई है और ये कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल पूरी तरह से ये नेचीफू टनल तैयार है। नेचीफू सुरंग को यूनिक डी शेप में बनाया गया है और इसकी विशेषता अब मैं आपको बताता हूं। ये जो टनल है, एक तो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, दूसरा ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, पूरी तरह से फॉगी रहता है। ज्यादातर समय इसी तरह यहां धुंध छाई रहती है। लगभग समुद्र तल से 5700 फीट की ऊंचाई पर ये इलाका है और ये आप देख रहे हैं, किसी भी हालत में बहुत ज्यादा दूर आप देख नहीं सकते हैं और इस वजह से, इस धुंध की वजह से यहां एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। और इसी वजह से, एक ये वजह और दूसरी सामरिक दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे सीधे आप इस जो एरिया है, इसको आप क्रॉस करके आगे की ओर निकल जाएंगे। नेचीफू टनल के अलावा 13000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल का काम भी अंतिम चरण पर है। ये सुरंग 2 हिस्सों में तैयार की जा रही है। पहली टनल 1 किलोमीटर और दूसरी 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। इस टनल के बनने से सीमा पर सेना की आवाजाही तो आसान होगी ही, पर्यटन भी बढ़ने की उम्मीद है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, इंडस्ट्री, हर चीज को इस इलाके में बढ़ावा मिलेगा। दूर से दूर जो सीमावर्ती गांव हैं, उन सबको हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। टनल के बनने से एलएसी पर तैनात सैनिकों की मूवमेंट में भी सहूलियत होगी। उत्तर पूर्व राज्यों का विकास तेजी से होगा। इसके अलावा सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी तेजी आएगी। दोनों का जब इनॉग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सुरंग लगभग रेडी हो चुकी हैं और जैसे ही इनका उद्घाटन होगा, ये शुरू हो जाएंगी, तो तवांग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी में कोई समस्या नहीं होगी। फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं रहेगी। दोनों टनल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी, जिससे भारतीय सेना जरूरत पड़ने पर आसानी से एलएसी पर पहुंचकर चीनी सेना को मुफीद जवाब दे पाएगी। तवांग के आसपास पर्यटन भी बढ़ेगा, साथ ही एलएसी के आसपास के गांवों के विकास में भी तेजी आएगी। अनुपम मिश्र, नेचीफू और सेला टनल, तवांग, गुड न्यूज टुडे। बात महिला शक्ति की। महाराष्ट्र में कुछ महिलाओं ने नया कीर्तिमान बनाया है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 28 महिला बस ड्राइवर्स के शामिल होने से एक नए युग की शुरुआत हुई है। इनमें से कुछ महिला ड्राइवर्स ने रोडवेज बस चलाना शुरू कर दिया है। 75 साल में पहली बार हुआ है जब महिलाएं महाराष्ट्र में सरकारी बस चलाती नजर आ रही हैं। माधवी संतोष सालवे भी इन पहली महिला ड्राइवर्स में शामिल है। माधवी ने सिन्नार नासिक बस का स्टीयरिंग व्हील थामा और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन ने बताया कि इन महिला ड्राइवर्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र की रोडवेज बसों में 5500 से ज्यादा महिलाएं कंडक्टर पहले से ही तैनात हैं। बात मौसम की कर लेते हैं और मौसम के मिजाज की। गुड न्यूज ये है कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। आने वाले 48 घंटों में ये तमिलनाडु और कर्नाटक तक भी पहुंचने वाला है। यहां कब तक पहुंचेगा फिलहाल ये पता नहीं, लेकिन आपको बता दें कि अगर नॉर्थ स्टेट की हम बात करें तो जल्द ही वहां भी मानसून की बारिश देखने को आपको मिलेगी। मौसम विभाग ने भी उम्मीद जताई है कि आने वाले एक हफ्ते में उत्तर भारत को मानसून सराबोर कर देगा। आखिरकार एक हफ्ते के इंतजार के बाद मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मॉनसून भले ही देरी से आया, लेकिन आया है राहत के बूंदों के साथ। केरल के कई इलाकों में जमकर बरस रहा है। मॉनसून आगमन के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पूरे भारत पर छा जाएगा। मौसम विभाग ने मॉनसून के केरल तक पर पहुंचने की पुष्टि भी कर दी है। Usually
5 जून के आसपास केरल में पहुंचता है और इस बार 8 जून को आया है। इसका अर्थात 7 डेज विलंब में साउथ वेस्ट मानसून केरल में पहुंचा है। मगर पास्ट 2 दिन देखेंगे अच्छा बारिश हो रहा है केरल में। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में ये तमिलनाडु, कर्नाटक और पूरे केरल में फैल जाएगा। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड से बढ़ता हुआ असम तक पहुंच जाएगा। अगले 48 आवर्स में अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की और कुछ हिस्से में मानसून एडवांस करेगा और दक्षिण भारत के और कुछ हिस्सा जैसे कि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ केरला, सम और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में मानसून एडवांस होगा। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ असम, ये सब एरिया में भी अगले 48 घंटे के अंदर मानसून एडवांस करने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की स्पीड और हालात सही रहे तो ये बहुत तेजी से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगा और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक उत्तर भारत पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार या रविवार को बंगाल के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश भी हो सकती है। आमतौर पर केरल में 1 जून तक मानसून आ जाता है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही ये बता दिया था कि मानसून इस बार देरी से भारत में दस्तक देगा। मानसून के दस्तक देने से आने वाले दिनों में उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आपके राज्य और आपके शहर तक मानसून कब तक दस्तक देगा। केरल में मानसून कल यानी कि 8 जून को ही दस्तक दे चुका है। तमिलनाडु में आज मानसून के बादल बरसने की उम्मीद है। कर्नाटक भी आज मानसून वहां दस्तक दे रहा है, मतलब यहां आज से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो यहां 10 जून को मानसून पहुंचने की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 जून को यहां मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। गुजरात में मानसून के 20 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। झारखंड की बात करें तो यहां मानसून 15 जून तक पहुंच जाने की उम्मीद है। राजस्थान में 20 जून से मानसून के बादल बरसने लगेंगे, तो वहीं दिल्ली में राहत की फुहारें 30 जून तक आने की उम्मीद है। यूपी की बात करें तो यहां मानसून 20 जून को दस्तक देगा। बिहार में 15 जून तक मानसून की बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पंजाब में 30 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। और अब बात मानसून की तैयारी की। गुड न्यूज ये है कि इस बार मानसून की बारिश में मुंबई की रफ्तार नहीं थमेगी, क्योंकि मुंबई के नगर निगम बीएमसी से लेकर मुंबई मेट्रो तक ने कुछ विशेष तैयारियां की हैं। और खास बात यह है कि मुंबई मेट्रो ने तो अपना एक कंट्रोल रूम तक बना लिया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए बारिश के दौरान होने वाली चुनौतियों से निपटा जाएगा, ताकि मुंबई की रफ्तार थमे नहीं। केरल में मानसून की दस्तक के बाद अब धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुंबई में भी हर साल भारी बारिश होती है, जिसके चलते इस शहर की रफ्तार थम जाती है। मगर इस बार मुंबई मानसून के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि बीएमसी, रेलवे और मुंबई मेट्रो ने कुछ खास तैयारियां की है। मुंबई मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मानसून कंट्रोल रूम बना दिया है। बारिश के दरमियान लोगों को यातायात के समय दिक्कत ना हो, और अगर बारिश ज्यादा होती है तो किस तरीके से यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित किया जाए और यात्रियों को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इस कंट्रोल रूम में आधुनिक तकनीक और पेशेवरों की टीम तैनात होगी, जो खराब मौसम की वजह से होने वाले खतरों में काफी मददगार साबित होगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है ये ट्रैफिक कंट्रोल सेक्शन है। ये मेट्रो कौन सी मेट्रो ट्रेन कहाँ है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो यहाँ पर रखा जाता है। इस कंट्रोल रूम के जरिए मुंबई में दौड़ रही हर एक मेट्रो पर नजर रखी जाती है, मतलब कहीं भी कोई समस्या हुई तो तुरंत मदद पहुँचाई जा सकती है।
ये जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो हर पल हर सेकंड जो है ये नोटिस कर रहे होते हैं कि कौन सा मेट्रो ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ पहुंची है, कहाँ पे कुछ डिसइंटरप्शन है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, वो इनकी जो हॉटलाइंस है उस पर कंटिन्यूस चालू रहता है। इसके अलावा यहाँ पावर मैनेजमेंट डेस्क भी बनाया गया है। अगर फर्ज कीजिए कि बहुत बारिश हो गई, बारिश होने के समय जो है पावर कट हो गया, अब पावर कट हो गया, यात्री फंसे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से निकालना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान किस तरीके से रखना है, तो ये पावर डेस्क यहाँ पे बनाया गया है। ये पावर डेस्क हर सेकंड का ब्यौरा रखेगा। अगर भारी बारिश की वजह से मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी तो उसे कैसे संभाला जाए, इसका भी इंतजाम इसी कंट्रोल रूम से किया गया है। अगर रेलवे बंद हो गया है, वहीं बस सेवाएं बंद हो गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी चीजें बंद हो गई हैं, मगर सिर्फ मेट्रो चालू है, तो उसके लिए जो है शेड्यूल डेस्क बनाया गया है। ये शेड्यूल डेस्क जो है वो सारी प्रायर प्लानिंग करता है कि कल मेट्रो किस तरह से चलनी है, किस तरीके से नहीं चलनी है। हॉटलाइन के अलावा महिला, बच्चों और बुजुर्गों की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुंबई के लोग खुलकर मानसून की फुहार का मजा ले सके। पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। बात फरीदकोट से, जहां पर बच्चों का एक ऐसा अस्पताल खोलने की तैयारी हो रही है जहां पर आने से बच्चे अब डरेंगे नहीं बल्कि बार बार वहां आना चाहेंगे। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया है। उनके लिए खिलौने तो होंगे ही, दीवारों पर कार्टून्स के साथ उनके इलाज की सारी सुविधाएं भी होंगी। ये कोई स्कूल नहीं है, ये अस्पताल का शिशु वार्ड है और तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए सिर्फ दीवारों पर कार्टून्स ही नहीं बनाए गए बल्कि उनके लिए खिलौने भी रखे गए हैं। फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल के शिशु वार्ड को बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया गया है और शानदार तरीके से सजाया गया है ताकि बच्चों को यहाँ आने पर डर नहीं लगे। सिर्फ बच्चों को यहाँ खेलने के लिए ही सुविधा नहीं है बल्कि नवजात से लेकर 18 साल के सभी बच्चों के हर तरह की मेडिकल सुविधा भी मौजूद है। गवर्नमेंट सेटअप के अंदर पंजाब का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है। ये पूरा हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 200 बेडेड सिर्फ बच्चों का एक वार्ड बनने जा रहा है। सो ये 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास 3 यूनिट होंगे बच्चों के। इसके अंदर नवजात शिशु का इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, बड़े बच्चों का भी इंटेंसिव केयर यूनिट है, हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी है। इसके अलावा हम मिल्क बैंक भी बनाने जा रहे हैं इसके अंदर। सो ये सारी की सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स देती है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी जो भी फैसिलिटीज देती है वो सारी की सारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इस अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने किया और कहा कि पूरे पंजाब में अभी तक ऐसा अस्पताल नहीं है। यहाँ पर बच्चों के हर मर्ज का इलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बिल्डिंग सारी बन गई है, बेड्स लग गए हैं, सारा बाकी जी थोड़ी मोटी इक्विपमेंट आनी बाकी है। प्लस ये HR बेसिकली जो स्टाफ लगना है वो रिक्रूटमेंट चलती पई है। सो बहुत जल्दी असं फॉर्मली इस इनॉग्रेट करांगे, काम शुरू हो गया है। फरीदकोट के इस अस्पताल में अंदर का नजारा बिल्कुल प्राइवेट अस्पतालों की तरह है। बड़े ही करीने से इसे बनाया गया है। जो भी बच्चे और उनके माता पिता यहाँ आ रहे हैं वो हैरानी जता रहे हैं। सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा बहुत कम मिलते हैं, यहाँ तो बहुत बढ़िया सुविधा है और बच्चे के मन में लगता है, बच्चे को जो है कि इससे देखकर खुशी भी होता है, डर भी निकलता है। जो इंजेक्शन वगैरह से डरते हैं उनके लिए ये सुविधा बहुत बढ़िया है। फरीदकोट में बने इस अस्पताल को लेकर इलाके के लोगों में काफी खुशी है क्योंकि उनके बच्चों के लिए एक ऐसा अनोखा अस्पताल मिलने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाली के कृषि विज्ञान केंद्र और ऊर्जा को इस्तेमाल करने का अनोखा तरीका निकाला है। यहाँ सोलर ट्री इजाद किया गया है जो किसानों के लिए बिजली का अहम जरिया साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सोलर पैनल को पेड़ के आकार में सजाकर यहां पर फसलों को छाया से बचाने की कोशिश की गई है। देखिए ये नायाब तरीका कैसे फसलों और किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है।
पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए बगैर सूरज की रोशनी से बिजली बनाने का ये नायाब नुस्खा है। सोलर पैनल से बिजली बनाने की तकनीक तो बरसों पुरानी है, लेकिन यहाँ इन पैनल को लगाने का तरीका बेहद खास है। राजस्थान के पाली कृषि विज्ञान केंद्र ने सौर ऊर्जा को संजोने के लिए सोलर ट्री का निर्माण किया है। सामान्य तरीके से सोलर पैनल लगाने पर जमीन पर मौजूद पौधे छाया से खराब हो जाते थे, लेकिन एक पेड़ के आकार में सोलर पैनल लगाने से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल भी भरपूर होता है और इससे पेड़ पौधे भी खराब नहीं होते। सोलर ट्री का मतलब होता है सूर्य वृक्ष, यानी कि जो सोलर प्लेट्स को हम एक वृक्ष के आकार में अगर उसको अरेंज करें और उससे बिजली का उत्पादन करें तो उसको अंग्रेजी में हम सोलर ट्री कहते हैं। जब हम कहीं सोलर प्लांट खड़ा करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं तो काफी एरिया हमारा कवर हो जाता है और उस एरिया में हम लोग खेती नहीं कर सकते। तो इसमें मूल रूप से ये धारणा है कि हम इसको वृक्ष का आकार दे दें ताकि समय और जगह की बर्बादी ना हो और इसके नीचे आप आराम से अपनी खेती कर सकते हैं। इस सोलर पैनल को लोहे के स्थायी स्टैंड पर लगाया जाता है। ये जगह भी कम घेरता है, जिससे कृषि भूमि का पूरा उपयोग हो पाता है। ऊंचाई पर फिट होने की वजह से सोलर पैनल को पशुओं से नुकसान होने की भी आशंका नहीं होती। जिन फसलों को थोड़ी कम धूप की जरूरत होती है, वो पौधे भी इस सोलर पैनल के साए में आसानी से पनप सकते हैं। इन सोलर पैनल से बनी बिजली को फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सोलर पैनल इतनी बिजली बना लेता है जो पानी के पंप को बड़ी आसानी से चला सके। पाली कृषि विज्ञान केंद्र की ये नायाब खोज किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में साल 2008 में जन्मे अपने बेटे का नाम उसके पिता ने अभिनव रखा, क्योंकि साल 2008 में ही अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड पर निशाना लगाकर तहलका मचा दिया था। और गजब का इत्तेफाक ये है कि 2008 में आसनसोल में जन्मे नवोदित अभिनव ने जर्मनी में आयोजित निशानेबाजी की जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने पिता के सपने को साकार कर दिया है। गोल्ड जीतकर इंडिया लौटे अभिनव का आसनसोल में जोरदार स्वागत हुआ। जर्मनी में हिंदुस्तान का परचम बुलंद कर वतन वापस लौटे निशानेबाज अभिनव शॉ का पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बैंड बाजे के साथ शानदार स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम उनके अभिनंदन के लिए उमड़ पड़ा। लोगों ने अपने चैंपियन का स्वागत फूल मालाओं से किया। इस मौके पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। जर्मनी में आयोजित हुई निशानेबाजी जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अभिनव ने भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। 7-8 दिन हो गए हम खेलने गए थे और अच्छा था, मतलब एक्सपीरियंस तो पहले भी हुआ था और अच्छा था, अच्छा गया। अभिनव ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर गोल्ड पर निशाना लगाया, तो वहीं 10 मीटर के सिंगल्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बेटे के इस शानदार प्रदर्शन पर पूरे देश के साथ उनके पिता को भी गर्व महसूस हो रहा है। जूनियर वर्ल्ड कप में अभिनव इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था और वहां पे 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड और 10 मीटर एयर राइफल टीम में एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता है और इस तरह से हम लोग को बहुत खुशी है और आगे भी ये हम लोगों का देश का नाम रोशन करे, यही चाहता हूँ। अभिनव इस प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के प्रतिभागी रहे। ऐसे में पूरे देश को उनमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पूरा देश अभिनव से अब ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको एक शानदार खबर हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल के ट्रैफिक चालान निरस्त करने का ऐलान किया है, यानी कि अब 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच काटे गए चालान रद्द होंगे और ये आदेश निजी और कमर्शियल सभी वाहनों पर लागू होगा। सीएम योगी की इस पहल से राज्य के लाखों वाहन धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए, चाय पर चर्चा में आज हम यहीं पर विराम लगाते हैं, क्योंकि हमारी अदिति भी रुकने को तैयार नहीं है। सैंडविच उठा लिया है, पूरा वीकेंड वाला मोड हो गया है। छुट्टी में क्या कुछ करना है उसकी प्लानिंग चल रही है।
जी हाँ, सैंडविच खाएंगे, चाय पियेंगे और चाय पीते पीते मंडे को फिर से लौट आएंगे आपके पास चाय पर चर्चा में। हाँ, लेकिन मंडे वाली चाय आपके साथ होगी शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।